राज्य गठन के बाद से छत्तीसगढ़ में जब जब भाजपा की सरकार रही है, सरकार के तमाम चेहरे बदलते रहे, लेकिन एक चेहरे की मजबूती हर सरकारों में दिखती रही। वो चेहरा है केदार कश्यप, जो इस सरकार में वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय जैसे बड़े पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं। आज की बातचीत में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। सभी को नमस्कार। कैसी चल रही है सरकार? बहुत अच्छी चल रही है और मेरे लिए गर्व का विषय भी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन 1.5 वर्षों के भीतर में जो मोदी जी की गारंटी रही, उन गारंटियों को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे वो हमारे धान की कीमत हो 31 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत हो, या 2 साल का बकाया बोनस का राशि हो, चाहे वो हमारे महतारी वंदन के तहत में हमारे लगभग 70 लाख से ऊपर हमारे माता बहनों को इस योजना का लाभ देने की बात हो, हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लगभग 14 लाख परिवार का उनको 4,500 से बढ़ाकर के 5,500 रुपए मानक पूरा करने का, ऐसे अनेक कार्य हैं जिसके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जो छत्तीसगढ़ में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, कृषि के क्षेत्र में हो, हमारे वनोपज का विषय हो, चाहे आवास की स्थिति हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, अधोसंरचना की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में जो एक विजन के साथ में काम कर रहे हैं। उनकी भी जो मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अंतिम छोर तक लोगों तक पहुंचे और उन योजनाओं को हम पहुंचा करके हम उनको क्रियान्वित कराएं। विपक्ष में रहते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके हिस्से थी, संगठन के महामंत्री आप थे, बड़ी लड़ाई लड़ी, सड़कों पर जाकर आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जिन वादों के बूते बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई है, जाहिर है कागजों पर तो वादे पूरे होते दिखते भी हैं। जमीनी हालात पिछली सरकार की कंपैरिजन में बात की जाए तो जमीनी हालात राज्य में कितने बदले हैं? देखिए, जहां तक पिछले समय जब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा जो दायित्व दिया है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक समझा, चाहे महामंत्री के दायित्व हो, चाहे प्रवक्ता की दृष्टि से हो, चाहे हमारी सरकार में कार्य करने का अवसर हो, विधायक की दृष्टि से हो, तो कहीं ना कहीं से उन कार्यों को करने में एक उसके साथ में ऊर्जा के साथ में काम करने का एक अवसर प्राप्त मुझे मिला और अच्छा लगा। एक टीम भावना के साथ में हम लोगों ने काम किया। हम तीनों महामंत्री और प्रतिनिधि आज हम सरकार में हैं, तो जिन बातों के लिए लड़ाई लड़ी थी वो बातों को भी पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारी एक बड़ी रैली यहाँ पर जो 15 मार्च 2023 को हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी, और उसके साथ साथ हमारा तेंदुपत्ता के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर जाकर के वन मंडल का घेराव किया था। अनेकों ऐसे उदाहरण है। हमारे जो पीएससी में जो घोटाला हुआ उसको लेकर के हम लोगों ने घेराव किया था और कहा था कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को हम रोजगार देंगे। तो जो नौकरियां दी तो सरकार के ऊपर आरोप भी नहीं लगा। कहीं ना कहीं से ये सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। केदार जी, आप बस्तर से आते हो, बस्तर की पहचान जिन नेताओं से होती रही है वो बलीराम कश्यप उसमें थे, उसके महेंद्र कर्मा की पहचान बस्तर से होती रही है। कुछ वक्त तक बात करें तो अरविंद नेताम भी थे, लेकिन आज के संदर्भ में बस्तर में जिन बड़े चेहरों के नेताओं को देखा जाता है उसमें सबसे अव्वल दर्जा आपको माना जा रहा है, ऐसा आप मानते हैं? देखो, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं और अभी जो जिस पद में हूं मेरे दायित्व है और उस दायित्व के साथ में न्याय कर सकूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। पार्टी के विचारों को नीचे तक पहुंचाने का काम करना। और जहां तक नेताओं की बात है तो हमारे बस्तर से ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय लता उसेंडी जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी हैं,
और सब मिलकर के हम बस्तर के क्षेत्र का कैसे विकास किया जा सके, इसके लिए हम लोग योजनाबद्ध तरीके से बैठते भी हैं। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है बस्तर में, और जिस तरीके से विपक्ष में आप लोग थे, लगातार आवाज भी बुलंद करते रहे धर्मांतरण को लेकर। पिछले 1.5 सालों या 18 महीनों की जो सरकार हो चुकी है भाजपा की, क्या सरकार ये दावा करने की स्थिति में है कि धर्मांतरण पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? देखिए, अवैध धर्मांतरण ये केवल सरकार के भरोसे ये खत्म नहीं हो सकता, सामाजिक दृष्टि से भी एक आंदोलन का स्वरूप बनना चाहिए। और आज समाज जागृत हो रहा है और अवैध धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं से अब रुकावट आती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से या फिर सालों से हम बात करें तो पिछली सरकार की तो कोशिश ये रही कि वो आदिवासियों की आस्था के केंद्र, उनके धर्म स्थल और जो संस्कृति है उसको किस तरीके से दूषित किया जाए। जी। जब एक अपने एसपी यदि ये लिख करके भेजता है, राज्य सरकार को आगाह करता है कि यहाँ पर अवैध धर्मांतरण जोर शोर से बढ़ रहा है, या फिर एक यदि कहते हैं कमिश्नर वो लिख करके भेजता है कि कहते हैं अवैध धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए, तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सरकार में जब बैठे थे लोग तो उन लोगों ने इस पर कोई कोशिश नहीं की। जो नीतिगत है वही कार्य होंगे, अन्यथा अवैध तरीके से जो भी कार्य होंगे, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो चाहे किसी भी विषय में हो, उस पर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण का जिक्र छिड़ा है तो ये पिछले दिनों की घटना याद आ रही है। अरविंद नेताम कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उनकी हिस्से रही है। आरएसएस उन्हें बतौर मुख्य अतिथि नागपुर मुख्यालय में न्योता दे रहा है, और अरविंद नेताम ये कहते नजर आते हैं, ये सुनते नजर आते हैं कि यदि धर्मांतरण पर कोई पूरी तरीके से रोक लगा सकता है तो वो आरएसएस है। उनके इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अरविंद नेताम जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और निश्चित तौर पे समाज को दिशा दिखाने वाले हमारे ऐसे नेता हैं, और निश्चित तौर पे आज उन्होंने अभी पिछले वर्ष 10 जनवरी को 8 दिसंबर को हमारे केंद्रीय हमारे नेतृत्व है आदरणीय हमारे रामलाल अग्रवाल जी को उन्होंने आमंत्रित किया था यहाँ पर राजाराव पठार में, और वहां पर बहुत सारे विषयों पर चिंतन मनन भी हुआ। और कहीं ना कहीं से यदि हम वास्तविक स्थिति में जाएंगे तब जाकर के हमारी स्थितियां बेहतर होगी, लेकिन हमारा लोगों को दिग्भ्रमित करना, किस तरीके से हमको अपने आस्था के केंद्रों से दूर करने की साजिशें जो रची जा रही है, यदि हम हमारे नेता इन बातों को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। आज हमारे यहाँ हम लोग यदि माई दंतेश्वरी की आराधना करते हैं या फिर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये हमारे आस्था को केंद्र को खत्म करने की साजिश होती है। तो ये केवल संघ के माध्यम से नहीं, आरएसएस के माध्यम से नहीं, ये सामाजिक रूप से एक आंदोलन का स्वरूप बनना चाहिए। सामाजिक रूप से हमारे लोग जागें, हमारे जो पूर्वजों ने जो हमको रास्ता दिखाया है, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे जो संस्कृति हमको दी है, उस संस्कृति को हमको संरक्षित करने की, और यदि आज आदरणीय हमारे अरविंद नेताम जी को यदि वहां पर बुलाया गया है तो ये सम्मान है हमारे आदिवासी समाज का। आदिवासी समाज को तो हमेशा संघ ने सम्मान दिया है, हमारे पार्टी ने भी सम्मान दिया है। केदार जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं और चूंकि आपने पूजा और बाकी परंपराओं का जिक्र किया, पूर्वजों की संस्कृति का आपने जिक्र किया, तो एक सवाल जहन में ये उठ रहा है कि आखिर विवाद की स्थिति कहाँ खड़ी होती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी में जो आदिवासी हैं उनको वनवासी का दर्जा दिया जाता है, वनवासी कहा जाता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस बात का विरोध करता है कि आदिवासियों की मूल पहचान आदिवासी है, वनवासी नहीं है। तो ये विरोधाभास खड़ा कहां होता है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से इश्यूज को रेज करने की कोशिश करते हैं? वनवासी आदिवासी है या आदिवासी की मूल पहचान आदिवासी है? देखिए, आदिवासी तो बोलचाल की भाषा में हम आदिवासी कहते हैं, अन्यथा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उल्लेख है,
जो संविधान के उस मूल्य की, उसमें जनजाति है। जनजाति तो जनजाति को यदि हमारे तो हमारे यदि क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री उसको जनजाति कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जनजाति कहते हैं। भाई जो संविधान में लिखा गया है वही तो हम कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से ये दोहरा मापदंड जो लोगों को दिखाई देता है। मैं पिछले दिनों एक हम पीसीसी अध्यक्ष का देख रहा था, वो जनजाति शब्द को लेकर के वो खिल्ली उड़ा रहा था, खुद ही अध्ययन नहीं किए कि वो संविधान में जनजाति शब्द है कि नहीं है। और यदि उस बात को यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो उस बात को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हमारे जो यहाँ पर जो आदिवासी जो शब्द है या वनवासी जो हम कहते हैं, वनवासी में जनजाति और जो हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसमें सम्मिलित होते हैं। जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वन में रहने वाला व्यक्ति को वनवासी कहते हैं। तो इसलिए अब वनवासी कहने में भी इनको दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं से ये इस बात को, आखिर भगवान राम का वनवास क्यों हुआ, ये तो उस समय वो लिखा गया था ना, तो उसमें वनवास क्यों कहा गया? तो वनवास हुआ था ना, 14 साल का वनवास हुआ था। वन क्षेत्र में रहते हैं, वनों का संरक्षण की दृष्टि से और अनेक विषयों में हम लोग वो भी करते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो हमको परंपरा दी है। तो इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से इस बात को ये अलग नैरेटिव सेट करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता। राहुल गांधी भी अक्सर ये बयान देते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी के बयान को यदि कोई सीरियसली लेता है तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोग ही इसको, पार्टी के लोग ही उसको सीरियसली नहीं लेते, तो बाकी लोग क्या? आप लोग भी नहीं लेते? बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं लेते। और तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को बड़ा नेता साबित करने के लिए बाकी जो नेता है वो भी उसी तरीके से उलझुल बयान करते हैं शायद, ताकि उनके नेता को कोई इस तरीके से ना बोल सके, इसलिए इस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं। राज्य में कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपका क्या मत है? एक बड़ी मजबूत विपक्ष पार्टी की हैसियत से कांग्रेस इस वक्त काम कर रही है, क्या वो मजबूती आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ को वेंटिलेटर में रखा था, जिन लोगों के माध्यम से राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उन योजनाओं पर डाका डालने का काम किया गया, आज जनता उनको समझ चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी खुद वेंटिलेटर पे है। लगातार चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायत या नगरीय निकाय चुनाव, हर चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ये निरंतरता जारी रहेगी, क्योंकि इन लोगों ने इस छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है और जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। संगठन के लिहाज से कांग्रेस में जिस तरीके से खेमेबाजी नजर आती है, आप लोग की नजर होती होगी, निगरानी तो होती होगी। अब हमको अपनी पार्टी में इतने कार्य हैं, इतने हमारे पास में दायित्व है, उसका हम अच्छे तरीके से करें। कांग्रेस पार्टी अपना काम करे, हमको उनमें ध्यान की जरूरत क्या है? वो कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या ध्यान देंगे? खैर, अब सरकारी कुछ जो कामकाज है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। जल संसाधन मंत्री ये ऐसे आप काम कर रहे हैं, नदियों को जोड़ने की परियोजना भी छत्तीसगढ़ में इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में दिखती। इंद्रावती को महानदी से लिंक करने की योजना पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, कितना फ्रूटफुल होगा? और यदि सर्वे के बाद यदि काम जमीन पर आता है, कितना वक्त लगेगा, कितना बड़ा खर्चा होगा, क्या योजना है इसे लेकर? अभी इंद्रावती या फिर हमारे बस्तर के उस क्षेत्र में जो 310 टीएमसी अभी वहां पर बरसात का पानी उपलब्ध है, और वो पानी पूरा बह करके गोदावरी में चला जाता है, और उसका सही तरीके से उपयोग हम अपने बस्तर के क्षेत्र में नहीं कर पाते, बस्तर में भी नहीं हो पाता है। तो अभी हमारी जो परिकल्पना है एक कि हम उस पानी का सही तरीके से उपयोग करें, चाहे वो कांकेर में हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे जगदलपुर में हो, वहां पर उस पानी का उपयोग हो सके। और उसके लिए जो इंद्रावती से महानदी को जोड़ने का जो कल्पना किया हुआ है, अभी हमारी जो 2 योजना जो है, एक तो सिकासार कोलार का जो है वो भी हमारा बजटेड आइटम है, और उसको बजट में प्रावधान किया हुआ, सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, और जल्द से जल्द उस काम को भी हम गति देंगे। लगभग 2800 करोड़ का है वो। और उसके साथ साथ अरिहन जो हमारा अरिहन खारंग का जो योजना है, वो उसका भी हमारा जो
सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, लगभग 800 से 900 करोड़ का वो भी प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से जो इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की बात हो, चाहे कोडार सिकासार की बात हो या अरिहन और खारंग की बात हो, हम नदियों को जोड़ करके हमारे पानी का समुचित तरीके से उपयोग करें। जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक विजन दिया था, उस विजन के तहत में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है इसके तहत में हम अपने वर्षा के जल का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि महानदी जल विवाद बहुत पुराना मुद्दा रहा है। चूंकि आप जल संसाधन मंत्री के तौर पर आप काम कर रहे हैं, चूंकि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार इस वक्त है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया जाता? बातचीत का दौर क्या इस वक्त चल रहा है या आने वाली कोई योजना है? देखिए, एक तो दो विवाद प्रमुखता से, एक तो महानदी जो जल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसका है, तो उसके लिए भी जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल में लगभग 45-46 से उसकी बैठकें हो गई है और उसके निर्देशित भी किया गया है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया और हम वहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय श्री मोहन मांझी जी ने, उन दोनों के माध्यम से ये तय किया गया कि जो हमारे अधिकारी निचले स्तर के सचिव स्तर के लोग जाकर के इस बात को थोड़ा सा आपस में बैठ करके चर्चा करें और चर्चा करके उसके निदान के दृष्टि से आगे बढ़े। तो उस दृष्टि से अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बैठकें हो रही है और अभी उसी का परिणाम है कि हमारा जो इंद्रावती में जो जोरा नाला का जो विवाद है, वहां पर जो स्ट्रक्चर बनना था, उसका जो पानी हमको मिलना था वो पानी नहीं मिल पा रहा था और उसका परिणाम ये है कि अब चर्चा होने के बाद हमको अब वहां का पानी भी मिलना प्रारंभ हो चुका है। वाटरशेड 2047 मिशन क्या है और इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करें तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी पर आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, जल हमारा जो पहले तो हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर बने उनको सही तरीके से हम क्रियान्वित करें। अभी लगभग 10 से 15 साल तक ऐसे बहुत सारी योजनाएं रही जो आधी अधूरी है, उनको हम पूरा करने का हमारा लक्ष्य है और लगभग उसमें हमारे लगभग 128 योजना हमारे उसमें चलते हम ले रहे हैं ताकि उन योजनाओं को हम पूर्ण कर सके। उसके साथ साथ हमारे जो सरगुजा है और बस्तर है, जहां पर हमारा सिंचाई का जो क्षेत्र है, बोया क्षेत्र है, वो हमारा रकबा बहुत कम है। उस रकबा को भी हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसकी दृष्टि से हमारी कार्य योजना बनी हुई है। प्रति वर्ष हम लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। इसकी दृष्टि से हमारी कार्य योजना है। तो ये हम उस दिशा में हम लगातार हम काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे, जैसे अभी इंटरलिंकिंग की हमने बात की, नदियों को आपस में जोड़ने की, उसी तरीके से और भी कौन कौन सी ऐसी योजना होगी जो जिस योजना के माध्यम से हम सिंचाई का रकबा बढ़ा सके, इस पर हमारी योजना है। आप सहकारिता मंत्री भी हैं। सहकारिता से जुड़ा सवाल विधानसभा में लगा था कि पिछले 1.25 साल की सरकार में एक भी सहकारी बैंक नहीं शुरू किया जा सका है और जबकि धान खरीदी का पैसा इन बैंकों के जरिए ही किसानों तक पहुंचता है। क्या आने वाले दिनों में आप लोगों की योजना है और नहीं खुल पाने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, हमारे प्रदेश में 6 बैंक हैं। एक अंबिकापुर, बिलासपुर, हमारे रायपुर और दुर्गानगर। तो ये इनके माध्यम से हम अपने समस्त किसानों का जो धान का खरीदी है और इन विषयों को लेकर के जो अल्पकालीन ऋण है उनको लेकर के हम लोग आगे गति देते हैं। और अभी हमारी कोशिश है, अभी हम कैबिनेट में लेके जाएंगे कि जो हमारे बड़े हमारे जो बैंक हैं उनको क्षेत्रफल जिनका बड़ा है, जहां किसानों की संख्या ज्यादा है, उन बैंकों को हम और विस्तार करें, उनमें हम आगे लेकर के जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें जो उचित होगा उसके दृष्टि से हम काम करेंगे, लेकिन बैंक डिफॉल्ट नहीं हो इस बात की भी हमारी कोशिश होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक उसके कारण से बंद हो जाए। एक सवाल मैं देख रहा था, विधानसभा से जुड़ा यह आंकड़ा आया था कि साय सरकार के पहले बजट में तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया था 20 करोड़ के आसपास का था। लघु वनोपज संघ में अनुदान के लिए तकरीबन 30 करोड़ का प्रावधान किया गया था
खर्च लेकिन जीरो हुआ। लघु वनोपज प्रसंस्करण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, लेकिन तब भी खर्च जीरो हुआ। क्या बतौर मंत्री ये सुनिश्चित करेंगे आप कि जिस तरीके से विधानसभा में बजट विभागों को दिया जाता है वो वक्त पर खर्च हो? और खर्च नहीं हो पाने के पीछे की क्या वजह होती है? इसके पीछे कोई मैकेनिज्म काम करता है? नहीं, देखिए, जो बजट दिया जाता है तो वो 1 साल के लिए नहीं होता, 2 साल के लिए होता है, और उसमें अभी बजट में प्रोविजन है। और हमारी योजना है कि हम जो भी बनाए वो अच्छे तरीके से हम उसको क्रियान्वित कर ले। लघु वनोपज के लिए जो हमारा चाहे संग्रहण हो, चाहे प्रसंस्करण हो, विपणन, इस तरीके से हमारी जो कार्य योजना हम बना रहे हैं। और उसमें हमारे उन क्षेत्रों में, बस्तर क्षेत्र में ज्यादा हमारा लघु वनोपज होता है, तो वहां के दृष्टि से क्या उपयुक्त हो सकता है, उसके दृष्टि से हमारी कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन बैठक ली और वहां पर कैसे ऐसे हमारे लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है या फिर ऐसे छोटे उद्योग जिसके माध्यम से वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पर कार्य योजना बनाने की हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम इस वर्ष उसको हम जमीन पे ले आएंगे। लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट जो है, उसको लेकर तरह तरह के विवाद बीच बीच में खड़े होते रहे हैं। पिछली सरकार पर यह आरोप लगता रहा कि जो प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर बनना है, उसका एरिया कम कर दिया गया। हाथी की स्थिति से आप वाकिफ हैं, बतौर मंत्री आप विभाग को संभाल ही रहे हैं। बड़ी तादाद में हाथियों के मरने की खबरें आती हैं, कभी करंट से, कभी जहर से। एक तो हाथी की जिस तरीके से मौत हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या विभाग काम कर रहा है? दूसरी चीज, जो एलिफेंट कॉरिडोर बनना है, लेमरू जो प्रोजेक्ट है, उसकी मौजूदा स्थिति एक्चुअल में है क्या? देखिए, जो लेमरू जो प्रोजेक्ट है वो मैं स्वयं उस क्षेत्र में अभी बीच में गया था, और क्योंकि वो 4 हमारा जो वन मंडल है उसके अंतर्गत आता है, कोरबा, कटघोरा और हमारा धर्मजयगढ़ और सरगुजा। ये इसके लगभग 1800 से 1900 वर्ग किलोमीटर है लगभग, उस एरिया में उसको डेवलप किया जा रहा है। और लगातार उस क्षेत्र, अभी हम लोगों ने इस बजट में भी प्रोविजन किया हुआ है, वहां पर हमारे हाथियों के लिए चारा, फलदार वृक्ष, उनके लिए वाटर बॉडी है, ये सब चीजों का निर्माण की दृष्टि से भी हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। और जल्द से जल्द वो भी हम उन्नता की ओर बढ़ेंगे। और आज हमारा छत्तीसगढ़ लगभग 400 हाथियों का यहाँ पर विचरण हो रहा है। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उनके रहवास के दृष्टि से, उनके रेजिडेंस की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। तो कहीं ना कहीं से सरकार की कोशिश है, इसके कारण से तो हाथियों की संख्या बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाथी मानव के द्वंद भी कम हो, इसके लिए लगातार हम लोग की सरकार काम कर रही है। पहले तो हम लोग महासमुंद में सुनते थे, रायगढ़ में सुनते थे, इन गरियाबंद में सुनते थे, अब इन क्षेत्रों से होकर के हम लोगों ने उनको एक जगह पर लाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% सक्सेस हुए हैं, लेकिन सफलता मिल रही है और धीरे धीरे अब स्थिति बेहतर हो रही है। अनेकों ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है। और दूसरी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा रायगढ़ में, एक किस तरीके से छोटे से हाथी को रेस्क्यू किया गया। तो कहीं ना कहीं से हमारे विभाग की, सरकार की जो मंशा है वो हाथियों को संरक्षित करके, वो हमारे, क्योंकि वो हमारे एसेट है। वृक्षारोपण अभियान आपने कल ही शुरू किया है बेमेतरा से। राज्य गठन के बाद से वृक्षारोपण अभियानों पर यदि आप नजर डालेंगे, कितने करोड़ पौधे रोप दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों पर आप मैदानी जायजा लेने जाएंगे तो कई जगहों पर ठूठ मिलता है, केवल ठूठ। और आंकड़ों पर यदि देखें, कभी दस्तावेज लेकर आप बैठेंगे तो ये महसूस करेंगे कि लगता है कि हम सड़कों से गुजरेंगे तो हर तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा। तो वृक्षारोपण सही तरीके से हो, चूंकि आप मंत्री अब हैं तो इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित विभाग से करवा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, और हमने देश के में जहां पर क्राइसिस की स्थिति में है, वो लगभग 148 जिलों में हमारा बेमेतरा भी है जी। और वहां पर हम जिला प्रशासन के साथ मिल करके उसकी दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बेमेतरा में हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 0.04% है मात्र।
तो आप सोच सकते हैं कि वहां जंगल ही नहीं है, तो कैसे हम वहां पर माइक्रो फॉरेस्ट है, मियाओकी फॉरेस्ट है, वो हम तैयार कर सके। हमारे चाहे स्कूल के कैंपस में हो, हमारे कॉलेज के कैंपस में हो, या हमारे नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, पंचायतों में, इन क्षेत्रों में भी कैसे हम वृक्षारोपण करें। जो कहा कि राज्य निर्माण के बाद इतने पेड़ लगाए गए, तो यदि होते तो आज क्या स्थिति होती। वास्तविकता ये है, ये भी एक जन जागरण का अभियान है। केवल वृक्ष लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वृक्ष को संरक्षित करके उसको बचा कर रखना, उसको संवर्धित करना, ये भी दायित्व बनता है। इसलिए केवल विभाग की जिम्मेदारी ना हो, जन सामान्य की जन सहभागिता हो, और इस दृष्टि से यदि हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हम इसका वो दे पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे। अन्यथा केवल पौधे लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उसको इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वृक्ष माँ के नाम इसलिए दिया, ताकि वो माँ के नाम से है, इसलिए उसको सुरक्षित करके सके, उसको बचा के रख सके। और बड़ी खुशी है कि गत वर्ष हम लोगों ने 3 करोड़ 80 लाख लगभग हमने वृक्षारोपण किया। इस बार लगभग 2 करोड़ 75 लाख पौधे लगाएंगे, लेकिन उसको हम सुरक्षित करके रखें। और जैसा कि हमारा मानना है कि लगभग 10% हमारे पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो वो भी हमारी कम हो इसकी दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं से ये सामाजिक जवाबदारी भी है। इसलिए मैंने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उसको लोग काटते नहीं है। तो कहीं ना कहीं से उन सब चीजों को भी ध्यान रखना। कल पे वहां पर भी गया था, तो जिस तरीके से उन लोगों वहां पर बाहुबली करके काम कर रहे हैं बेम्बू में। जी जी हाँ, बाहुबली बहुत जबरदस्त, एक बहुत मानव कुछ नाम है शायद। हाँ, तो वो जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, ऐसे हमारा काम होगा तो निश्चित तौर पे हमारा वनों का भी संरक्षण होगा, वनों के उत्पाद से भी हमारी आजीविका चलती है, तो वो भी संभव हो सकेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमारे जो वृक्षारोपण हो रहे हैं वो 100% उनका कहते हैं संरक्षण हो, जो आपकी भी मंशा है, सबकी मंशा है, लेकिन केवल विभाग की जवाबदारी न बन के सामूहिक जिम्मेदारी बने, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी तो पौधे देना, लगाना, ये तो विभाग करता ही। मंत्री जी, कभी सोते हैं तो आपको जहन में बात आता है कि मैं वन मंत्रालय देख रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या काम कर लूं कि 25 साल बाद भी लोग याद रखें? जल संसाधन मंत्रालय देख रहा हूं तो ऐसा क्या काम कर लें कि लोग 30 साल याद रखें? सहकारिता के क्षेत्र में ऐसा क्या काम कर लूं कि लोग 50 साल याद रखें? कभी जहन में बातें चलती होंगी, जाहिर सी बात है, 4 बार के आप मंत्री हैं। देखिए, ये तो सबके जो भी मंत्री रहे तो उसको अपने विभाग में तो जहन में लेकर ही चलना पड़ेगा कि विजन के साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है, फंड की उपलब्धता और उसके आधार पर कितना क्रियान्वयन होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप अपना एक रोड मैप तो बनाकर रख। सिंचाई की क्षमता हमने की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा था कि अभी हमारी जो पुरानी योजना है वो पूरा करने का, उसके साथ साथ हमारा जो इंटरलिंकिंग के माध्यम से हम कितने क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पिछली सरकार ने तो एक भी मेजर प्रोजेक्ट की बात ही छोड़ी, मीडियम प्रोजेक्ट भी एक वो नहीं कर पाए, माइनर प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर, केवल जो पुरानी योजना है उस पर रिकॉर्डिंग करके रह गए। मैं देख रहा था लगभग 5 वर्षों में मात्र 1000 से 1200 करोड़ ही व्यय कर पा रहे थे, लेकिन हम अभी इसको व्यय की क्षमता बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो भी योजना बने वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिंचाई की क्षमता में सृजित हो। इसलिए हमने प्रति वर्ष 50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, और ये तो हमारा रेगुलर है, लेकिन जो इंटरलिंकिंग के माध्यम से जो हम क्षेत्र सिंचाई की क्षमता वृद्धि करेंगे, प्रति वर्ष 50,000 बढ़ाना। हाँ, 50,000 बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है ये सिंचाई के लिए। दूसरा, हमारे जो फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तकनीकी दृष्टि से हमारा, चाहे अभी हम ई कुबेर की बात करें, ई ऑक्शन की बात करें, ई ऑफिस, निगरानी बढ़ गई है विभाग की। हम इस निगरानी की दृष्टि से हम कैसे हम अपने वनों को सुरक्षित कर सकते हैं, इस पर हम काम करें, और हमारे जो लघु वनोपज हैं उनका सही दाम हमारे उन वनवासी बंधुओं को प्राप्त हो, इसके लिए भी हमारी कोशिश है। तेंदुपत्ता की कीमत हमने बढ़ाई, हमारा उद्देश्य कि हम उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वो सारी सुविधाएं दें। तो फॉरेस्ट का एरिया भी हमारा लगभग बड़ा है। यदि हम बात करें तो लगभग 683 वर्ग किलोमीटर ये वनेतर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि फॉरेस्ट का देश का तीसरा बड़ा हमारा फॉरेस्ट एरिया है।
फारस को संरक्षित करने की दृष्टि से हम लोगों ने जो तिमोर पिंगला हम लोगों ने वो किया है, लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर का है, वो भी देश का तीसरा बड़ा कहते हैं अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट का एरिया कैसे हम और वृद्धि कर सकते हैं, इस पर हमारी कार्य योजना है। सहकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि सहकारिता एक आंदोलन है और सहकारिता में केवल हम धान खरीदी तक सीमित न रहे, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लघु वनोपज में हमारे पास में बहुत संभावना है। दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ पर एक एमओयू के माध्यम से, एनडीडीबी के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो दूध उत्पादन में भी हम आगे बढ़ने की स्थिति में आ रहे हैं। मत्स्य पालन में भी हम कैसे और उपयोग कर सकते हैं, तो कितनी समितियों का हम निर्माण कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमारी योजना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम हर क्षेत्र में, मतलब केवल सहकारिता का मतलब कि धान खरीदी तक सीमित ना हो, अन्य क्षेत्रों में भी हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ये हमारी कोशिश। निगरानी का आपने जिक्र किया फॉरेस्ट के संदर्भ में, लेकिन जिस तरीके से जनता जागरूक होती चली जा रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया बहुत ग्रूम कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी निगरानी में है जनता के, तो थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर चलने की भी जिम्मेदारी एक मंत्री के तौर पर आप लोगों की होती होगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, इससे बचना है, आपका अपना प्रोटोकॉल होगा। बिल्कुल, हमारा तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ में संवाद बना रहे इस कार्यों को लेकर के। सोशल मीडिया की जैसे आपने की, तो मैं कई बार कई लोगों के विषय आते हैं फॉरेस्ट को लेकर के, या कोई गलत चीज है तो उसको लेकर के आगे कार्रवाई की भी हम बढ़ाते हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से अभी हम लोगों ने को मालूम नहीं था, हम लोग लॉकडाउन के समय में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब ऑनलाइन जब बैठक चालू की, तब हमको पता चला कि ऑनलाइन बैठक हो सकती है, ऑनलाइन सभा हो सकती है। हम लोग अभी वर्चुअल बैठक हम लोग का उससे पहले तो था नहीं, आदत नहीं था, लेकिन कोरोना काल में भी हम लोगों ने वर्चुअल बैठक की, वर्चुअल सभाएं की। तो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा तरीके से उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, ये हमको करना चाहिए, अपन कोशिश करते रहते हैं। विपक्ष में जब आप लोग थे तो आपको ध्यान होगा कि विधानसभा में तब के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि बोध घाट परियोजना हम लागू करेंगे, हम शुरू करेंगे। सर्वे भी कराया, करोड़ों रुपए सर्वे में खर्च हुए। वास्तविक स्थिति क्या है? बोध घाट परियोजना कभी शुरू हो पाएगी भी या नहीं? देखिए, बोधघाट जो परियोजना है वो हमारा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, और ये जो हमारा जगदलपुर के अंतिम चरण में है, और उसके माध्यम से जो सिंचाई की क्षमता है वो 2 लाख से 3 लाख हेक्टेयर तक उसमें सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो योजना थी 1988-89 की थी, और इसके साथ की जो योजना है उड़ीसा की थी, खातीगुड़ा की, नौरंगपुर की, वो योजना पूर्ण हो चुकी है, ये विद्युत परियोजना थी, और इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। और पिछली सरकार ने वेबकॉस के माध्यम से इसका सर्वे वगैरह का काम करवाया है, और क्या संभावना हो सकती है इस पर अभी कुछ स्थिति बनी नहीं है। लेकिन बोधघाट भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से सिंचाई का रकबा एक मतलब बढ़ सकता है। अभी स्थिति ऐसी कोई है नहीं, लेकिन पिछली सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी। मैंने कहा ना कि एक भी मीडियम प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट वो लेकर के आए, तो वो केवल मैं तो देख रहा था लगभग 1200 से 1300 करोड़ मैक्सिमम खर्च किए हैं। तो जितनी पुरानी योजना है उसको रिमॉडलिंग करने में ही लगे रहे, तो इनकी वो कोशिश कभी नहीं रही। अभी केवल वो इंदिरावती बचाओ के लिए नारे लगा करके घूमते रहे पीसीसी के अध्यक्ष, और इंदिरावती विकास प्राधिकरण बनाए, तो इंदिरावती विकास प्राधिकरण में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, एक भी बैठक नहीं हुई। तो ये स्थिति उनके साथ में है। ये केवल बाहर रहते हैं तब चिल्लाते हैं, जब सरकार में आते हैं तो यही वो लोग रहते हैं जब सिंचाई की रकबा
घटा देते हैं, ये आवास रोक देते हैं, ये हमारे पेयजल के साथ में खिलवाड़ करते हैं। इन सारी योजनाओं के साथ में खिलवाड़ करने वालों लोगों को आज का जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये सारी चिंताएं आप लोगों की भी हैं कि हमको ये काम नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी चिंता है। एक इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में दो महत्वपूर्ण सवाल आपसे लूंगा नक्सलवाद से जुड़ा हुआ। आप चूंकि बस्तर से आते हैं और नक्सलवाद का दंश आपके परिवार ने भी झेला है। इस वक्त नक्सलवाद के पैर उखड़ रहे हैं पूरे बस्तर से, लेकिन एक आरोप यह भी लगता है कि जब नक्सली खत्म हो जाएंगे तो बस्तर को कॉर्पोरेट को सौंप दिया जाएगा। ये इस पर आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो लोग नक्सलवादियों के समर्थक हैं वो लोग कहीं ना कहीं से इस बात को करते हैं कि उनके लिए कारपेट बिछाया जा रहा है। इसे भी जब वहां पर नक्सली आए थे तो उस समय से पहले भी तो उद्योग थे। नगर नाली स्टील प्लांट नहीं बना क्या एनएमडीसी का वहां माइनिंग का काम नहीं हुआ क्या? लेकिन ये केवल और केवल दिग्भ्रमित करने की कोशिश जनता को इस तरीके से चल रही है। और उन क्षेत्रों में हमारे कभी ये कहते हैं कि वनों को काटा जाएगा, ये होगा, तो ये इस टाइप से लोगों को भ्रमित करने का, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। जिन लोगों ने पूरे समय में नक्सलियों के साथ में खड़े जो दिखाई दिए, जिन लोगों ने ऑपरेशन सर्चिंग और एरिया डोमिनेट करना था, तो वो लोग कभी नहीं कर पाए। और आज नक्सलवाद को खात्मा करने की स्थिति में है, तो इस तरह से नैरेटिव फैला रहे हैं। फोर्स भी वही है और हमारे अधिकारी भी वही है, और सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से, किस गति के साथ में वहां पे काम करे। आज हमारे जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है, उनके टॉप लीडर मारे जा रहे हैं, तो इस पर उनका कुछ कहना नहीं होता है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, आम जनता मारी जा रही है, के बाद में जो नक्सलवादी हैं वो लोग क्या प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमारे ये लोग मारे गए। तो अब ये बताएं कि ये वो सही बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये इनकी कोशिश रहती है कि इस तरीके से जो माओवादी संगठन है उनके साथ में ये खड़े दिखाई दें। एक आखिरी सवाल है आपसे कि बस्तर को लेकर जिस तरीके से तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बस्तर से, तब बस्तर को हम किस रूप में देखेंगे? देखिए, बस्तर का जो क्षेत्र है वो पूरा वनांचल क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। कई ऐसे स्थल हैं जहां पर आज तक हम लोग नहीं जा पाए, अनएक्सप्लोर्ड है पूरी तरीके से, वहां पर मतलब कोई पहुंच नहीं पाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हादावाड़ा में कोई पहुंचा होगा। हादावाड़ा का वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो ढोलकल की पहाड़ी, वहां पर जो गणेश जी की मूर्ति, अनेक ऐसे स्थल हैं। अभी जो ये जहां पर धुड़मारास तो अभी उसमें आई गया है, और उसमें 20 साहसिक पर्यटन स्थलों में उसको घोषित किया है। हमारा जो कांगेर घाटी है वो भी क्या कहते हैं, कांगेर वैली है, वो भी यूनेस्को ने अपने उसमें लिया है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। मैं तो पता कर रहा था, ये जो अभी बीजापुर क्षेत्र में जो हुआ, जहां पर 22 तारीख के बाद 5-6 तारीख को जो वहां पर हमारे जवानों ने जो वहां पर वो किया, जी बिल्कुल, अबूझमाड़ में बीजापुर के क्षेत्र, तो वह कर्रेगुड़ा, हाँ कर्रेगुड़ा की पहाड़ियों में ऐसे सैकड़ों मतलब गुफाएं बनी हुई है। मतलब अद्भुत वो क्षेत्र है। जो लोग गए थे तो उन लोग बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पहुंचना हुआ। अद्भुत क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको हम लोग आज तक नहीं जान पाए, देख नहीं पाए। तो नक्सलवाद का ये दंश जब खत्म होगा तो निश्चित तौर पे पर्यटन के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, हमारे लघु वनोपज को जो मैंने पहले कहा कि उसका संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की दृष्टि से कैसे हम अपने लोगों को तैयार कर सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी एक बड़ी बैठक हमारे वहां पर ली है,
बस्तर में दी है, किस तरीके से स्किल अपग्रेडेशन हो, इस पर हमारा कोशिश है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केदार कश्यप जी आपका। अगली बार हम किसी नए मेहमान के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।